और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। आज हम उत्तरा दीदी के साथ फिर से मिले हैं और हमारा केपीक में नया कोर्स आने वाला है। तो आज उस पर हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि देखें कि हम उस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। दीदी आपका भी अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार अनुराधा। तो दीदी आज का जो हमारा केपी का कोर्स है, जो विषय है केपी का कोर्स में, तो उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, थोड़ा सा हम विस्तार पर उस पर डिस्कस कर लेते। हाँ, एक्चुअली क्या है, केपी का जो कृष्णमूर्ति जी की जो पढ़ाई है, ये कायदे से एडवांस कोर्स कहलाता है। क्योंकि पहले आप अपने फंडामेंटल जो हैं वो क्लियर कर लीजिए, जो वैदिक में भी हमें मिल जाते हैं, और उन्होंने भी एक पुस्तक अलग से लिखी है उसके ऊपर, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो उसमें फंडे हैं जिसमें ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, नक्षत्र इनके बारे में, भावों के बारे में बताया है। तो ये सब हम सीखने के बाद ही कृष्णमूर्ति पद्धति को सीख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो लोग भी कृष्णमूर्ति पद्धति सीखने आते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं, उनको बेसिक नॉलेज होती है कि ग्रहों की प्रकृति क्या है, उनकी नेचर क्या है, किस किस तरह के रिजल्ट देते हैं हर ग्रह, उनकी विशेषताएं क्या हैं, किन किन चीजों पर उनका विशेष स्वामित्व है, ये चीजें हम पहले से जान चुके होते हैं। तो उनके बारे में हम यहाँ संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में जब चर्चा चलेगी तब ही हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम राशियों की प्रकृति, राशियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, इनके बारे में भी हम काफी हद तक फंडामेंटल्स या बेसिक में या वैदिक में हम जान चुके होते हैं। इसलिए हम कृष्णमूर्ति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में यहाँ पर ज्यादा चर्चा करेंगे, जिसमें कृष्णमूर्ति जी ने नक्षत्रों को आधार बना लिया है। आप जानते ही हैं कि हमारे लिए जो है उत्तर भारतीय फलित पद्धति में विंशोत्तरी दशा का बहुत महत्व है। तो जी और उसमें नक्षत्रों का ही विभाजन होता है, जी और उसमें जो अंतर्दशा होती है वो भी नक्षत्रों के विभाजन के आधार पर ही बनाई गई है। आप अगर उसको माइन्यूटली देखेंगे तो जी उसमें गणित करके उसी को मूलभूत बनाकर, उसी को बेस बनाकर कृष्णमूर्ति जी ने एक एक नक्षत्र के 9 भाग कर दिए। आपने देखा होगा कि भाई कोई भी दशा जब चलती है तो उसमें 9 उपदशाएं चलती हैं, अंतर्दशाएं। हाँ मतलब हर ग्रह की अंतर्दशा चलती है और उसका एक विशेष कैलकुलेशन होता है। उसी के आधार पर उन्होंने जितने जितने दशावर्ष हर ग्रह को दिए गए हैं, हर ग्रह को दिए गए हैं, 120 वर्षों की हमारी दशा है, तो 120 वर्षों को आदर्श मानकर ग्रह को जितने दशावर्ष दिए हैं उससे कैलकुलेट करके, और 800 मिनट, क्योंकि एक एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट 20 का है। मिनट का है। हाँ हाँ, 13 डिग्री, तो उसके ऊपर आधार पर मल्टीप्लाई करके, गुणा भाग करके उसका अंश निकाल लिया जाता है। तो उसको हम दो रूपों में निकालते हैं। एक तो अंतर्दशा मान लीजिए, अंतर्दशा भी आ जाती है, और ग्रह को कितने मिले हुए हैं अंश वो आ जाते हैं। और जी उसी के आधार पर हमारे जो अंतर्दशा को एक तरह से हम सबलॉर्ड कह सकते हैं। महादशा जो है वो हमारा नक्षत्र हो गया, और अंतर्दशा उप सबलॉर्ड हो गया, मतलब उप नक्षत्र स्वामी, वो ही सबलॉर्ड कहलाता है। तो उसके आधार पर जो हम फलित करते हैं, कृष्णमूर्ति जी ने थोड़ा सा और रिसर्च वगैरह करके और खासियत उसमें बना दी कि ये उन्होंने बताया विशेष रूप से कि ये मेरा काम होगा कि नहीं। हम ये तो जान लेते हैं कि ये काम कब कब होगा या होगा, हम बता देते हैं कि भी शादी होगी, नौकरी लगेगी, लेकिन कब होगी और होगी भी कि नहीं होगी, इस मामले में कई बार हम श्योर नहीं हो पाते। तो कृष्णमूर्ति जी ने इस विषय में जो है विशेष रूप से सबलॉर्ड को के नियम को अपनाकर इस नियम को प्रतिपादित किया, और इसके लिए उन्होंने फिर नक्षत्रों का और ग्रहों का तो सब उप विभाजन किया ही सही, विशेष रूप से नक्षत्रों का, और उसी हिसाब से भावों का भी, भावों के कस्पों का विभाजन किया। और भाव का कस्प उन्होंने कहा कि जिस बिंदु पर लग्न शुरू होता है, जिस डिग्री, जिस मिनट्स, जिस सेकंड से, वो ही उसका स्टार्टिंग बिंदु है। उन्होंने मध्य बिंदु को नहीं लिया। और अगला भाव जो है, और भाव जो है अलग अलग डिग्री के रहते हैं, 30-30 डिग्री के इक्वल डिविजन्स पर नहीं रहते, स्थान के अकॉर्डिंग वो छोटे या बड़े होते हैं। तो राशि स्वामी भी राशि स्वामी कई बार बदल जाते हैं, और नक्षत्र स्वामी वहां क्या आए हैं और सबलॉर्ड क्या है।
तो जो भी सबलॉर्ड होता होगा तो हमारे प्रश्नों का उत्तर उससे हाँ और ना में दिया जा सकता है। ये एक विशेषता है जो कृष्णमूर्ति पद्धति की है, जिससे हम श्योरिटी, उसमें हमको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये होगा कि नहीं। यही जो है उपनक्षत्र स्वामी का महत्व है। तो ये दो तरह से काम करता है उपनक्षत्र स्वामी। एक तो जब ग्रह का वो सबलॉर्ड होता है तो हमें ये बताता है कि सबलॉर्ड किस भाव से जुड़ा है। यदि वो लाभ भाव से जुड़ता है तो हमें लाभ देता है, यदि वो व्यय भाव से जुड़ता है या अष्टम भाव से जुड़ता है तो हमें हानि देता है। ये तो ग्रह का सबलॉर्ड हो गया। और भाव का सबलॉर्ड जो होता है वो हमें प्रॉमिस देता है कि काम होगा या नहीं होगा। यदि वो हमारे उनके फेवरेबल भावों से जुड़ता है तो वो तो हमें काम होने में मदद मिलती है। मान लीजिए सप्तम भाव का सबलॉर्ड ही है, हमें देखना है कि भाई शादी होगी कि नहीं, तो सप्तम भाव का सबलॉर्ड जो हमारे बेसिक हाउसेस हैं मैरिज के, सेकेंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, उनमें से किसी भी भाव से जुड़ता है वो, या 2 भाव से या 3 भाव से भी, तो हम कहेंगे कि हाँ शादी का प्रॉमिस दे रहा है। लेकिन इन तीनों भाव में से किसी भी भाव से नहीं जुड़ता, इसके विपरीत 6th हाउस से जुड़ता है या 12th हाउस से जुड़ गया या 10th हाउस से जुड़ गया, तो इसका मतलब वो प्रॉमिस नहीं दे रहा है, तो शादी होने में अत्यंत कठिनाई होती है। और फिर दशा का महत्व यही रहती है कि कोई भी कार्य, कितनी भी अच्छी कुंडली हो, कितने भी अच्छे ग्रह बैठे हो, कितने भी बलशाली ग्रह बैठे हो, वो अपनी दशा और अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में ही हमें रिजल्ट देते हैं। ये बिल्कुल 100% प्रूवन है। तो कोई भी जो फल है वो हमें कब मिलेगा, ये हमें देखने में दशा महादशा से मदद मिलती है। और उसके साथ फिर उसके बाद जो है गोचर का महत्व आता है कि हम साथ में फिर गोचर भी देख लेते हैं, कुछ कुछ स्लो मूविंग प्लैनेट्स का जो हमारी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज में सहायक होते हैं। जैसे गुरु है, मान लीजिए शादी और संतान में सहायक होता है, प्रमुख कार्य ग्रह है। शनि जो है हमें प्रॉपर्टी मिलने में या जॉब से रिलेटेड इनमें सहायक होता है। तो इनके गोचर हम इस दृष्टिकोण से अपना लेते हैं जो कि हमें निर्णय लेने में मदद करते हैं। इस तरह से हम कृष्णमूर्ति पद्धति में काफी श्योरिटी के साथ कोई भी प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो दीदी इस कोर्स में तो हम जो प्रश्न है, प्रश्न कुंडली है, उसके बारे में भी बात करेंगे, और ये एक एडवांस टू हायर लेवल कोर्स भी है। तो प्रश्न कुंडली में भी ये सिद्धांत, कुछ सिद्धांत तो सेम ही रहेंगे और कुछ अलग रहेंगे, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, राइट? हाँ, तो बेसिकली जो हमारे भावों के कारकत्व हैं वो तो सम और द अदर लग्न कुंडली में भी और प्रश्न कुंडली में सेम है कि प्रत्येक भाव जो है किन किन कार्यों की क्रियाकलापों पर हमारी मदद करता है, ये वो हमें बता देते हैं। लेकिन जैसे लग्न कुंडली में हम सबलॉर्ड देख लेते हैं और उसका जो प्रोमिसरी हाउसेस हैं उससे उसका संबंध होने से हम यस कहते हैं, और उसके विपरीत जो भावों से यदि वो जुड़ा रहता है तो हम नो कहते हैं। लेकिन प्रश्न कुंडली में क्योंकि आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है और तुरंत देना होता है, तो उसमें रूलिंग प्लैनेट्स का भी महत्व बढ़ता है और वक्री प्लैनेट्स का भी, वक्री ग्रहों का भी महत्व बढ़ जाता है। तो पर्टिकुलर जो भाव से जुड़ा हुआ प्रश्न है उसके सबलॉर्ड के आधार पर ही हम आंसर देंगे वहां भी। लेकिन उसमें और क्विक जो 2-3 चीजें हैं, रिट्रोग्रेड प्लैनेट है, उसका जुड़ाव है, ये सारी चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं उसमें। और फिर वही उसी में भी दशा अंतरदशा निकाल के हम कब होगा वो, और फिर रूलिंग प्लैनेट से उसकी सेकंड ओपिनियन लेके हम उसका आंसर देते हैं। तो भावों का कारकत्व तो हमारे सेम रहेगा, बस उसमें दिए गए नंबर के आधार पर कुंडली बनती है। जहां तक जो भी नंबर देता है, क्योंकि हमारे कृष्णमूर्ति जी ने जो नक्षत्रों का विभाजन किया वो टोटल मिला के 249 हुआ है। तो हाँ। 1 से लेके 249 तक के जो नंबर हैं जो नक्षत्रों के सब लॉर्ड के आधार पर बने हैं, उसमें से हम एक नंबर चूज करने के लिए कहते हैं जातक को, और उसके आधार पर लग्न कुंडली बनती है और उसके ही आधार पर हम वो कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं। और उसमें चंद्रमा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो प्रश्न करता है उसका मन का कारक चंद्रमा रहता है। तो चंद्रमा उसकी मनस्थिति बता देता है कि उसका मन कहाँ अटका हुआ है, वो हम पता लगा लेते हैं। तो बेस सेम है, लेकिन केपीके में प्रश्न, और जिस तरह से हम वैदिक में भी प्रश्न और
बेसिक क्वेश्चंस को अलग रखते हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं उनके बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी हैं, तो उन डिफरेंसेस को भी हम समझेंगे और इन डिफरेंसेस के साथ भी केपी प्रश्न भी यहाँ पर हम करेंगे, राइट? हाँ, आपको याद होगा कि वैदिक में भी, आपको याद होगा कि वैदिक में भी जो होरारे है एस्ट्रोलॉजी, उसमें नक्षत्र चरण के आधार पर भी नंबर लिए जाते हैं, 108 नंबर के। हाँ, 108 नंबर लिए जाते हैं। हाँ, कोई एलिब्रेट करके, और कृष्ण मूर्ति जी ने 249 कर दिया, सब लॉर्ड ले लिया उन्होंने, एक एक नक्षत्र के 9 चरण कर दिए, जो कि बिल्कुल लॉजिकली है, जो अंतरदशा के आधार पर। ये विंशोत्तरी का महत्व है। तो अभी आजकल क्या करते हैं, कई लोग शॉर्टकट करते हैं और केवल प्रश्न किसी ने पूछा नहीं और गोचर देख के ही बता देते हैं। मेरे हिसाब से ये आधा प्रेडिक्शन रहता है, कभी सही हो जाता है और कभी गड़बड़ भी हो जाती है, क्या ना? तो दीदी हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे उस पर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं हम लोग। जैसे हम सबसे पहले, क्योंकि लग्न भाव से स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी हम प्रश्न, कि भाई हम हेल्दी रहेंगे, हमारा नेचर कैसा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हम लंबे रहेंगे कि मोटे रहेंगे, इमोशंस हमारी कैसी रहेंगी, ये हम लग्न भाव से संबंधित है प्रश्न देखते हैं। इसमें यदि हम बीमार पड़ते हैं तो वो 6th हाउस भी जुड़ता है। सामान्य रोग यदि होते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम और ऐसे रोग जो थोड़े दिन के लिए होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, सामान्य रोग जिनको होते हैं। हाँ, यदि कोई विशिष्ट रोग होते हैं या घातक रोग होते हैं, उनको हम 8th हाउस से देखते हैं, उसको 8th हाउस से कनेक्ट करते हैं। और यदि हमें कोई जन्मजात कमी होती है या कोई रोग होता है, या मतलब जैसे पैरों में हुआ या आंख में दोष हुआ, ये 12th हाउस से देखा जाता है। और इसके साथ साथ 12th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि अस्पताल में तो भर्ती नहीं होगा डॉक्टर व्यक्ति। ये चीजें हम लग्न भाव को कनेक्ट करके विभिन्न भावों से देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि हम सेकेंड हाउस वाइज देख रहे हैं, तो हम धन, मेरे किस्मत में कितना धन है, बहुत अधिक धन है या कम है, या सामान्य मुझे पैसा मिल, उससे ज्यादा मेरा खर्चा होता रहेगा, ये सारी चीजें हम सेकेंड हाउस से देख लेते हैं और हमें पता भी लग जाती है। इसके बाद 3rd हाउस से जो हम देखना चाहते हैं वो है हमारी छोटी छोटी यात्राएं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस, और आजकल वर्तमान समय में मोबाइल से मैसेज भेजना या इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी हम यूज करते हैं, ये हम 3rd हाउस से देख लेते हैं। और छोटी छोटी यात्राएं और आपकी जान पहचान, कि मतलब बहुत अधिक जान पहचान होना, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, मतलब के लिए ही हो। इसके बाद आ जाता है 4th हाउस। 4th हाउस से हम अपनी मदर का स्वास्थ्य देख सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे व्हीकल, मेरे वाहन सुख है कि नहीं। आजकल तो वाहन सुख सबको ही है, लेकिन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का भी रहता है कि मैं कार कब खरीदूंगा, मोस्टली ये क्वेश्चंस। 5th हाउस से जुड़े हुए हैं वो हमारे बच्चे, हमारी संतानें। इसके अतिरिक्त संतान किस प्रकार होगी, नॉर्मल होगी या स्पेशल होगी, या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मेरी हॉबीज क्या रहेंगी, मैं आर्टिस्टिक झुकाव मेरे ज्यादा रहेंगे या मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहेगा। इस तरह के प्रश्न 5th हाउस से कर सकते हैं। तो 6th हाउस से जो हम है, एक तो हमारे सामान्य रोग जो थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं, या पेट से संबंधित गड़बड़ी, या ओपन शत्रुता, जो खुली शत्रुता रहती है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाना आमने सामने खड़े होके, या मारा पीटी भी हो जाना, या मुकदमेबाजी शुरू होना, या अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से भी मतभेद होना, वो सब 6ठे भाव से आ जाते हैं। तो उसमें मुकदमेबाजी भी शुरू हो जाती है जब 6ठा और 12वां भाव मिल जाते हैं। या फिर किसी भी तरह की मुकदमेबाजी हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, या कोई और भी किसी भी तरह की। ये सारी चीजें जो है 6th हाउस से देख लेते हैं। इसके अलावा 7th हाउस से फिर हम अपनी शादी जल्दी होगी कि देरी से होगी, या होगी भी कि नहीं होगी, ये चीज हम पता लगा लेते हैं। उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये हम देख लेंगे। और पहला विवाह या दूसरा विवाह होगा क्या, पहला टूट भी जाता है बहुत लोगों का, तलाक होने के बाद दूसरी शादी भी होती है, ये सब चीजें हम, या फिर पार्टनरशिप, बिजनेस में पार्टनरशिप, ये भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। इसके अतिरिक्त मैं खुद बिजनेस कर पाऊंगा क्या अपने नाम से, वो भी 7th हाउस से ही देखा जाता है। 6ठे भाव से हम नौकरी देखते हैं, 7वें भाव से बिजनेस देखते हैं। इसके बाद 8th हाउस आता है। तो 8th हाउस में जो हम है, विरासत से जो हमें चीज मिलती है, हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो हमें मिल रही है, हमारे बाप दादाओं की है, या इंश्योरेंस, बीमा, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, जो
अनअर्न्ड वेल्थ रहती है, आपने जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की हुई होती है, वो कमाई जो हमें मिलती है वो हम 8th हाउस से देखते हैं। इसके अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना होना या फिर गंभीर किस्म का रोग जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। चिंताएं, परेशानियां, मानसिक रोग, अपमानित होना, डिमोशन होना, ये सारी चीजें भी 8th हाउस से देखी जाती है। नवम भाव से हमारी उच्च शिक्षा आती है, हमारे पिता के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारी लंबी लंबी यात्रा या विदेश यात्राओं के बारे में भी हम देख सकते हैं, और अगर हम जॉब चेंज भी करना चाहते हैं तो भी हम 9वें भाव से ही देखते हैं, क्योंकि 10th हाउस का नेगेशन हाउस होता है। और विदेशियों से जान पहचान भी 9th हाउस से। इसके बाद आ जाता है 10th हाउस। 10th हाउस से जो हम है नौकरी या व्यवसाय, दोनों चीजें, हम नौकरी करेंगे तो 6ठा भाव जुड़ जाएगा साथ में, व्यवसाय करेंगे हम तो 7th हाउस जुड़ेगा। इस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर चेंज ऑफ जॉब के लिए 10th हाउस भी ऑपरेट होता है, लेकिन नई नौकरी के लिए हम 9वां भाव भी देख लेते हैं। नौकरी छूट जाती है उन समय में 9वां भाव ही ऑपरेट होता है, 10वां भाव ऑपरेट नहीं हो पाता उस समय। दोनों साथ साथ होते हैं तो नौकरी चेंज हो जाती है, आपको प्रमोशन भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, 3rd हाउस 12th हाउस जुड़ता है। इस तरह से हम उनको कनेक्ट करके देख लेते हैं। उसके बाद मान सम्मान जो भी हमें मिलता है, चाहे वो सरकार की तरफ से मिले, चाहे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे, चाहे कोई भी संस्था, वो हमें 10th हाउस से मिलता है। तो उसमें लग्न, दशम भाव, 11th हाउस, ये सारे भाव जुड़ते हैं। और एकादश भाव जो है हमें मनोकामना पूर्ति के लिए देता है। मनोकामना पूर्ति मेरी होगी कि नहीं, मेरी इच्छा पूर्ति। हमारे हालांकि वैदिक में तो त्रि, षड और आय को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता, लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने इनको प्रूव कर दिया है कि ये हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए, जो हम एक्चुअल लाइफ जीते हैं, उनके लिए तीनों भाव बहुत आवश्यक है। क्योंकि 3rd हाउस हमारी मेहनत है, पराक्रम इनडायरेक्टली जो है कि जो भी आप परिश्रम करते हैं। 6th हाउस जो है उस मेहनत के परिणाम स्वरूप किसी के अंडर में काम करना, कहीं जाना, एक निश्चित घंटों में कहीं किसी के यहाँ नौकरी करना। और 10th हाउस या एकादश भाव जो है हमारी मनोकामना पूर्ति, हमें सफलता देता है, लाभ दिलवाता है। तो ये हमें लाभ भाव है। और 12वां भाव जो अंत में आता है वो हमें एकांतवास, कई बार व्यक्ति अकेले रहता है, एकांतवास करना पड़ता है, वो जेल में भी रह सकता है, विदेश जाकर भी रह सकता है, या अस्पताल में भी रह सकता है। और अस्पताल में दोनों तरह से रह सकता है, स्वयं बीमार होकर भी रह सकता है या दूसरों की सेवा करने के लिए। उसका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्टर हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, या वो कोई भी कर्मचारी हो, लेकिन उसका अस्पताल रोज। इसी प्रकार जेल में जरूरी नहीं है कि वो स्वयं ही रहे, वो जेल में काम भी कर सकता है। इस तरह से ये सारी चीजें, या फिर गुप्तचर सेवा में कई व्यक्ति जो काम करते हैं, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। और हमारे गुप्त शत्रुओं को, वो भी दशम भाव से देखे जाते हैं। इस तरह से हम प्रत्येक भाव का विश्लेषण करके हमारे जीवन के सभी क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं या इच्छाएं हैं या बातें हैं, उनके बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। इन 12 के 12 भावों में एक तरह से हमारा पूरा जीवन समा जाता है। थैंक यू सो मच दीदी। इससे हमें मालूम पड़ा कि हम क्या क्या टॉपिक्स सीखेंगे, और क्लास के दौरान तो हम डेफिनेटली उनमें बहुत गूढ़ रूप से उनका विश्लेषण भी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और एग्जाम्पल्स लगा लगा के भी सीखते हैं, ताकि सबको अच्छे से समझ में भी आए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स का भी हम प्रयोग करते हैं, ताकि हर क्लास में इनफैक्ट हम आधी घंटा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे भी लगाते हैं, ताकि आपका विश्लेषण बहुत सही। तो यदि आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें व्हाट्सएप करिए, या फिर आप हमें हमारे वेबसाइट से डायरेक्ट क्लास के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। फिर से बता दें कि ये कंपोजिट कोर्स है, इसमें हम केपी के जो मूल सिद्धांत है वो, और साथ ही केपी प्रश्न, ये दोनों कोर्सेज साथ में करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।